अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 34 एंड दिस इज़ अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ से हासिल करते हैं या कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो किस्म के, टू टाइप्स ऑफ sources या sources of organic compounds is divided into two categories, divided into two categories or two groups. फर्स्ट वन इसमें है नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सेकंड है इसमें आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस नेचुरल सोर्सेज में, नेचुरल सोर्स का मतलब ये है कि वहां पर हमारा कोई काम जो है वो नहीं होता है, लेकिन ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। हमारे मेहनत, कोशिश और लगन के बगैर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पैदा होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं या नेचुरली वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, अगर हम नहीं भी चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये मौजूद ना हो, तब भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पैदा होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। उस तरीक़ाकार को या उन सोर्सेज को फिर हम कहेंगे नेचुरल सोर्सेज। और इस नेचुरल सोर्सेज में सबसे पहला आता है, सबसे पहला प्लांट्स। ये प्लांट्स नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है एनिमल्स, तीसरा है पेट्रोलियम, और चौथा है नेचुरल गैस। ये चार जो हैं इन्हें नेचुरल सोर्सेज ऑफ फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या ये नेचुरल सोर्सेज हैं। कुदरती तौर पर प्लांट्स से जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल से भी, पेट्रोलियम से भी और नेचुरल गैस से भी। ये खुद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसे प्रोड्यूस भी होते हैं। अब आर्टिफिशियल सोर्सेज जो है, आर्टिफिशियल सोर्सेज से मतलब ये है कि हम यहाँ पर रॉ मटेरियल्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। रॉ मटेरियल्स, या इस रॉ मटेरियल्स को एक और नाम दे दिया जाता है और इसे कहते हैं प्रिकर्सर्स। तो जहां हम प्रिकर्सर्स इस्तेमाल करते हैं या रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, और उन रॉ मटेरियल से या प्रिकर्सर से या इनिशिएटिंग मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं, तो उनको और ये जो तरीकाकार है या ये जो मेथोडोलॉजी है, इनको फिर हम कहेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेस। जहां हम प्रिकर्सर्स यूज करते हैं, प्रिकर्सर्स इनिशिएटिंग मटेरियल्स, प्रिकर्सर असल मतलब इसका है इनिशिएटिंग मटेरियल्स। प्रिकर्सर्स यूज करते हैं या रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं या इनिशिएटिंग मटेरियल्स यूज करते हैं, तो वो वाला तरीकाकार जो है, वो वाला सोर्स जो है, उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। या जहां हम इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करते हैं, इस तरीकाकार को फिर कहते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। और नेचुरल सोर्स जो है ये खुद ब खुद हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो देंगे, और इसमें शामिल है प्लांट्स, एनिमल्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये चार जो हैं ये नेचुरल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और आर्टिफिशियल सोर्सेज में रॉ मटेरियल्स या प्रिकर्सर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और तब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अगर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि हम प्लांट्स और एनिमल से हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स,
जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है जी, फैट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं या ऑयल्स। इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स या ऑयल्स, इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स में मिसाल के तौर पर सिल्क है या वूल है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। कैसिन है या फूड है, ये फूड जो है ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स जो है वो शामिल होते हैं। फैट्स और ऑयल्स में कॉटन सीड्स जो है, कॉटन सीड्स ऑयल या सोयाबीन ऑयल, ये हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं, प्लांट से। इसी तरह एनिमल्स से फैट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, जैसा कि फैट्स में शामिल है बटर जो है वो फैट्स हैं, तो ये एनिमल से हम हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज है, सेलुलोज है, स्टार्चेस हैं, ठीक है जी, स्टार्च सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वे हमें प्लांट्स बॉडी में या प्लांट से हम हासिल करते हैं। जब when we feed on plants we get these carbohydrates, fats, proteins, lipids and oils etc. These biochemicals we are easily obtained from plants or animals. इसके बाद अल्कलाइड्स है, अल्कलाइड्स और इस अल्कलाइड्स में शामिल है मिसाल के तौर पर मॉर्फिन जो है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में ये मॉर्फिन जो है ये एक केमिकल है, और इस मॉर्फिन ये उन मेडिसिन्स में या उन ड्रग्स में शामिल होता है। ये वाला कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये केमिकल जो हेडेक के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें मॉर्फिन जो है ये इस्तेमाल होते हैं, और ये हम हासिल कर सकते हैं प्लांट्स से। एक स्पेशल प्लांट है, वहां से हम मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन प्लांट है, उस मॉर्फिन प्लांट से हम मॉर्फिन केमिकल जो है वो हासिल कर सकते हैं। अल्कलाइड्स के बाद विटामिन्स भी है, विटामिन्स है, ये विटामिन्स हम हासिल कर सकते हैं प्लांट्स से। Plants are rich source of vitamins A, B, C, D, E and B complex हैं। इस विटामिन सी जो है वो हम सिट्रस फ्रूट से हासिल कर सकते हैं। तो ये प्लांट्स जो है ये रिच सोर्स है विटामिन्स के लिए। इसके अलावा फ्लेवर्स जो है, फ्लेवर्स या परफ्यूम्स और फ्लेवर्स, ये परफ्यूम्स हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेवर्स है, ये हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा रीजन्स ये भी हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइफ कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके लिए, फैट्स हैं, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, ऑयल्स है, ये अल्कलाइड्स जो है ये ड्रग्स और मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। विटामिन्स जो है ये लिविंग बॉडीज के लिए लाजमी होते हैं, लिविंग ग्रोथ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए या उनकी साख्त के लिए, स्ट्रक्चर के लिए विटामिन्स जो है ये बहुत लाजमी होते हैं। परफ्यूम्स जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी प्लांट से हासिल कर सकते हैं, या फ्लेवर्स जो है ये भी प्लांट से हासिल कर सकते हैं, और रीजन्स जो है ये भी प्लांट से हासिल करते हैं। तो मेरा मेन मकसद सिर्फ यहाँ पर इन एग्जांपल्स का यही था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये रिच सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और ये डायरेक्ट सोर्स हैं
इनसे हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऑयल्स, अल्कलाइड्स, विटामिन, परफ्यूम्स, फ्लेवर्स, रीजन्स ये हासिल कर सकते हैं। और फूड भी, हमारा जो फूड है वो खुद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है। और फूड में ये सब कुछ, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये फूड में शामिल होते हैं और इनका फूड में शामिल होना ये लाजमी है, क्योंकि अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फैट्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, लिपिड्स नहीं है, ऑयल्स नहीं है, ये विटामिन्स नहीं है, तो वो फूड नहीं रहता है। और फूड वही है जिसमें ये बैलेंस डाइट वाला जो टॉपिक है वहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि कितने अमाउंट में हमें डेली कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, डेली फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, ऑयल चाहिए, अल्कलाइड्स नहीं, विटामिन्स चाहिए। तो ये फूड में ये कुछ ना कुछ अमाउंट में जो है वो शामिल होते हैं, या तो ज्यादा होते हैं। बाज फूड ऐसे हैं जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का मिकदार ज्यादा होता है, बाज फूड ऐसे होते हैं जहां पर प्रोटीन्स जो है वो रिच इन प्रोटीन्स होते हैं, बाज ऐसे होते हैं जो रिच इन ऑयल्स होते हैं। तो ये फूड जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं ये खुद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है। और उस फूड को हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ से, या तो प्लांट से फूड लेते हैं और या एनिमल से, ये दोनों सोर्सेज हैं इससे हम फूड जो है वो हासिल करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये जो मैंने एग्जांपल लिखी, इसका मेन मकसद ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये रिच सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये नेचुरल सोर्स है, कुदरती तौर पर इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद होते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं या मौजूद होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जाते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फॉसिल फ्यूल्स की तरफ। अच्छा जी, फॉसिल फ्यूल्स या नेचुरल गैस या पेट्रोलियम में हम क्या करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज जो होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और कभी कभार ऐसा होता है कि रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन दो किस्म का होता है, या डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को हम कहते हैं जहां पर एक ही प्रोडक्ट होता है और उस एक प्रोडक्ट से, एक सब्सटेंस से दो तीन प्रोडक्ट्स, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, मिसाल के तौर पर बी, सी और प्लस डी जो है ये बनते हैं। जब एक ही सब्सटेंस, एक ही रिएक्टेंट होता है और उस एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं, उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और रिस्पायरेशन में असल में है क्या कि रिस्पायरेशन जो है वो खुद एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वहां पर फूड जो है, फूड रिस्पायरेशन में फूड जो है वो, रिस्पायरेशन अगर प्लांट में होता है तब भी फूड वहां पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अगर एनिमल्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो वहां पर भी फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन है। और बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है जिनमें मैं फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाता हूं, इसी वजह से डिकम्पोजिशन की बात आई, फॉसिल फ्यूल्स। और ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ये बन जाते हैं हमारे जिस्म में बाज़ औक़ात एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो होता है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है तब हमारे बॉडीज़ में एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो होता है, गोल्जी बॉडीज़ में, ठीक है जी। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो है ये जनरली एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन या एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है। यहाँ पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन of buried plants and animals, buried plants and animals। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्लांट है और ये प्लांट जो है ये मतलब खत्म हो गया, या इसके कोई नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से या फ्लड्स की वजह से ये जमीन के अंदर चला गया, ठीक है जी। तो कुछ वक्त बाद मतलब 1000 ईयर्स, ये बहुत लॉन्ग टाइम होता है, इस लॉन्ग टाइम के अंदर ये वाला जो प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स,
फ्यूल हर वो सब्सटेंस को हम कहेंगे जो कि बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस सब्सटेंस को हम फ्यूल कहेंगे। और फॉसिल वाला टर्म जो है ये तब कहेंगे जब प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज से फ्यूल्स हासिल होते हैं, उन फ्यूल्स को फिर हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है जी। तो ये फॉसिल फ्यूल जो है ये यहाँ पर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज को, और उसकी रिजल्ट में क्या बन जाता है, ये नेचुरल ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मिसाल के तौर पर कोयल है और पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, ये चीजें बन जाती हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ये एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए, एक सोर्स है उसकी कंपोजिशन के लिए, एक सोर्स है। किस तरह? अब यहां पर मैं शुरू करूंगा सबसे पहले कोयल। सबसे पहला जो फॉसिल फ्यूल है वो है कोयल, और इस कोयल से शुरू करता हूं कि इस कोयल का कलर क्या है, इसका अकरेंस क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, और कौन कौन से ऐसे अकसाम हैं जो कि कार्बन की परसेंटेज के लिहाज से कोयल को तकसीम किया गया है। कोयल को इसके बाद आखिर में मैं आपको बता दूंगा कि कोयल बहुत सारे किस्म के होते हैं, उनको उसके कार्बन परसेंटेज के लिहाज से तकसीम किए हुए होते हैं। और कोयल, तो सबसे पहले जाते हैं कोयल के कलर की तरफ। सबसे पहले कलर ऑफ कोयल जो है ये तो या कंप्लीटली ब्लैक होता है और या ब्राउनिश ब्लैक कलर इसका होता है, कोयल का ब्राउनिश ब्लैक। इसके बाद अकरेंस की तरफ जाते हैं कि कोयल हमारे पास कहां मौजूद होते हैं। अकरेंस ऑफ कोयल जो है ये कोयल बिड्स या रॉक्स में, कोयल बिड्स या इसके अलग किस्म के रॉक्स होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, मतलब अंडरनीथ द अर्थ या अर्थ क्रस्ट में कोयल के बिड्स होते हैं। बिड्स मींस रॉक्स होते हैं, उस रॉक से हम कोयल जो है वो हासिल कर सकते हैं, या इसके डिगिंग से हम हासिल कर सकते हैं कोयल। फिर इसकी कंपोजिशन में, कोयल का कंपोजिशन जो है वो कुछ इस तरह है कि कोयल बना हुआ होता है कार्बन से, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन भी शामिल होता है, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी होता है, और साथ साथ में सल्फर और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जो है वो भी मौजूद होते हैं। ये इसका कंपोजिशन है कि कार्बन, कोयल में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। लेकिन ये जो कार्बन का परसेंटेज है यहाँ पर ये बहुत ज्यादा होता है, इसका परसेंटेज मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाई। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन जो है ये ट्रेस अमाउंट में कोयल में मौजूद होते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ कंपोजिशन, कि कोयल किस तरह बनता है, मेथड्स ऑफ कंपोजिशन या प्रोसीजर फॉर द कंपोजिशन ऑफ कोयल, मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ कोयल। मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ कोयल में सबसे पहले ये बात आप याद रखेंगे कि ये कोयल जो है ये हम लैब में तैयार नहीं कर सकते, नेचुरली फॉर्म्ड, ये कुदरती तौर पर बन जाते हैं कोयल जो है। दूसरा ये है कि ये बन जाते हैं डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जब एनिमल्स और प्लांट्स का एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, उसकी डिकम्पोजिशन से बहुत सारे और भी नेचुरल जो कंपाउंड्स हैं, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम है वो बन जाते हैं, नेचुरल गैस बन जाता है, लेकिन ये भी साथ में बन जाता है प्लांट्स और एनिमल्स की एनएरोबिक डिकम्पोजिशन से, या डिके भी कह सकते हैं आप। अब इससे क्या होता है, इस प्लांट्स और एनिमल्स का बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होता है। अंडर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस से, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस, इन रिएक्शन से इन बैक्टीरियाज या जितनी भी डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स फंजाई भी हो सकते हैं, ठीक है जी, फंजाई भी डिकम्पोजर्स हैं, वायरसेस भी डिकम्पोजर्स में आते हैं,
लेकिन जो वो माइक्रोब्स जो कि डिकम्पोजिशन के लिए खसूसी तौर पर यूज़ होते हैं, या इसका जो मेन एप्लीकेशन है कि इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे अहम फ़ायदा या बड़ा फ़ायदा जो है वो क्या होता है, तो बैक्टीरिया या फंजाई या वायरसेस या जो भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोजिशन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स का ये बर्ड हो जाते हैं तो उसकी बर्ड होने से इसके बाद इस पर जो है केमिकल रिएक्शंस भी इसके साथ होते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। बैक्टीरियल एक्शन जो है या फंजाई का जो एक्शन है, मतलब डिकम्पोजिशन है, वो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन। बैक्टीरिया भी डिकम्पोज कर सकते हैं सब्सटेंसेस को, तो ये बैक्टीरिया भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता है, फंजाई भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता है, और एक डिकम्पोजिशन जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स जब ये रिएक्शन होता है, मतलब बैक्टीरियल एक्शन होता है या केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसके बाद ये फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू प्रिकर्सर्स, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू प्रिकर्सर्स। प्रिकर्सर्स मींस वो मटेरियल्स, वो इनिशिएटर्स जहां से हम कोयल जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन से सबसे पहले ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये प्रिकर्सर्स की तरफ चले जाते हैं, इससे प्रिकर्सर्स बनते हैं, इनिशिएटिंग मटेरियल्स बनते हैं या रॉ मटेरियल्स इससे बनते हैं। और फिर इसके बाद और स्टेप जो है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, under high temperature and pressure, and is converted into coil. ये coil में तब्दील हो जाता है। under high temperature and pressure and is converted into coil। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला मिसाल के तौर पर ये कोई प्लांट बॉडी है, ठीक है जी, कोई प्लांट बॉडी है, और ये प्लांट बॉडी जो है ये बरेड हो गया किसी भी तरीके से। एनिमल्स को हम आमतौर पर बरेड करते हैं, उसको दफन करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ब खुद किसी भी तरीके से फ्लड से या नेचुरल डिजास्टर से ये जो है ये बरेड होते हैं। उसके बरेड होने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियल एक्शन या केमिकल रिएक्शंस या इसका डिकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसे आप डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। डिकम्पोजिशन जो है इसका स्टार्ट हो जाता है, और जब इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो ये कन्वर्ट होता है सबसे पहले किस चीज में, प्रिकर्सर्स में। मतलब प्रिकर्सर्स ये कि कोयल जिन जिन चीजों से बन जाते हैं उन कंपोनेंट्स में ये सबसे पहले तब्दील हो कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद स्टेप क्या होता है कि ये वही प्रिकर्सर्स है उसमें ये तब्दील हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, अंडर हाई टेम्परेचर जो है ये भी हाई होता है, और जो प्रेशर है ये भी हाई हो जाता है। इस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये पर बन जाते हैं, इस प्रिकर्सर से बन जाता है कोयल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये कोयल जो है या हम डिगिंग से या एक्सट्रैक्शन करते हैं, और इसे मशीनरी के जरिए भी एक्सट्रैक्शन इसके कोयल क्या हो सकता है, ठीक है जी, और हम अपने हाथों से जो है वो भी कोयल जो है वो हासिल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ कोयल्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ कोयल्स कि कोयल जो है वो हमें किन किन फॉर्मेट्स में मिल सकता है। फॉर्म्स ऑफ कोयल्स में फॉर्म्स ऑफ कोयल, सबसे पहले आता है इसमें लिग्नाइट, फिर इसके बाद आता है सब बिटुमिनस, फिर इसके बाद आता है बिटुमिनस, और फिर जब टाइम और भी ज्यादा इस पे खर्च हो जाता है तो ये तब्दील हो जाता है बिटुमिनस
इंट्रासाइट में, इंट्रासाइट में। ठीक है जी, ये फॉर्म्स ऑफ कोइल्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ कोइल्स हैं, लेकिन ये कार्बन की परसेंटेज की बेस पे ये मुख्तलिफ अकसाम हैं कोइल की। ठीक है जी, ये जो लिग्नाइट है इसमें लो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, लो परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है जी, यहां पर कार्बन का परसेंटेज जो है वो बहुत कम रहता है। सब बिटुमिनस में तकरीबन 20 से लेके 30% तक इसमें कार्बन मौजूद होता है। फिर जब बिटुमिनस हम लेते हैं इसमें 40 से लेकर 60% तक कार्बन मौजूद होता है। और ये जो एंथ्रासाइट है ये हाईएस्ट रैंक कोयल होता है, हाईएस्ट रैंक। यहां पर कार्बन का परसेंटेज जो है वो तकरीबन 92% होता है, 91% से लेके 92% कार्बन होता है यहां पर एंथ्रासाइट। तो ये जो फॉर्म्स है या ये जो जितनी भी अकसाम मैंने लिखे अभी कि लिग्नाइट है, सब बिटुमिनस है या इंट्रासाइड है, तो ये सिर्फ कार्बन की परसेंटेज के बेस पे तकसीम किए गए हैं या इन्हें नाम दिया गया है लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, इंट्रासाइड। लिग्नाइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो कम रहता है, फिर सब बिटुमिनस में भी कम रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। बिटुमिनस में 40 to 60% कार्बन होता है। ठीक है जी, और ये जो इंट्रासाइड है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में कार्बन मौजूद होता है। और यहां पर आप देखें कि यहां पर कोयल बन जाता है, लेकिन इसमें सबसे पहला ये जो बैक्टीरियल एक्शन या रिएक्शंस होते हैं या डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कोयल में चला जाता है, लेकिन इस कोयल को फिर हम लिग्नाइट कहते हैं। फिर लिग्नाइट भी क्या हो जाता है, वही लिग्नाइट कोयल सबसे पहले लिग्नाइट में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट भी कोयल का एक फॉर्म है, लेकिन या जब टेम्परेचर जो है और भी इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये लिग्नाइट में चला जाता है। जब और भी इंक्रीज हो जाता है या टाइम जो है इसमें ज्यादा लगता है, तो इसके बाद ये लिग्नाइट ये चला जाता है सब बिटुमिनस। और फिर सब बिटुमिनस जो है इसकी जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये काम कर जाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये कुछ वक्त बाद जो है ये बिटुमिनस में चला जाता है। और फिर इसके बाद जो है लास्ट वाला स्टेप जो होता है ये होता है इंट्रासाइड, और ये इंट्रासाइड जो है ये आखिरी स्टेप होता है, मतलब कोयल फॉर्मेशन का आखिरी स्टेप जो है वो इंट्रासाइड होता है, और इंट्रासाइड में कार्बन का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद एप्लीकेशंस क्या है कि कोयल बना, ठीक है जी। एक तो एप्लीकेशन ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए या उसकी कंपोजिशन के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स है कोयल। ठीक है जी, तो अब चले जाते हैं एप्लीकेशंस की तरफ या यूजेस ऑफ कोयल की तरफ। यूजेस आप भी कह सकते हैं, और इसमें साथ साथ में आप इसे एप्लीकेशंस का नाम भी दे सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोयल, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि ये सुटेबल फॉर फ्यूल, एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, या फ्यूल सुटेबल फॉर फ्यूल फॉर पावर की प्रोडक्शन के लिए या पावर जनरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है वो है कोयल। और इससे क्या हो जाता है, इसकी एप्लीकेशन से जब हम कोयल इस्तेमाल करते हैं तो ये इससे जो मिनिमाइज द अदर सब्सटेंसेस, मतलब हम जो सब्सटेंसेस एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उनकी मतलब यूज को कम कर जाते हैं जब हम कोयल इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। मिसाल के तौर पर इसकी पावर जनरेशन के लिए हम पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ साथ गैस भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो यूज है वो कम हो जाता है
किस चीज से? कोयल फॉर्मेशन से या कोयल की प्रोडक्शन से। ये जो पेट्रोलियम जहां पर भी हम यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए या गैस यूज करते हैं, तो कोयल से बहुत आसानी से, मतलब वो पावर, वो वाला एनर्जी या वो वाला पावर जनरेशन जो होता है वो कोयल भी प्रोड्यूस करता है और पेट्रोलियम भी, गैस भी। लेकिन पेट्रोलियम जो है ये बहुत महंगे होते हैं, गैस भी महंगा होता है, और ये जो कोयल है ये आसानी से हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मतलब चीप भी है, मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है। दूसरा आता है इसके बाद एप्लीकेशन, यूज एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड हीट एनर्जी, यूज्ड एज अ फ्यूल, टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, टू प्रोड्यूस हीट के प्रोडक्शन के लिए, मतलब ये हीट भी एनर्जी का एक फॉर्म है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर हीट जो है ये पैदा होता है। तो एज अ ये जो फ्यूल कोयल है ये हम प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आता है कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लार्जेस्ट एंड चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अगर कोयल से हम आसानी से और लार्ज अमाउंट से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, तो फिर ये जो पेट्रोलियम और गैस है इसकी यूज से मतलब ये अच्छा है कि हम कोयल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीपर भी है, आसानी से भी इसका एक्सट्रैक्शन मिल जाते हैं, आसानी से एक्सट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और मतलब डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का। इसके बाद फोर्थ नंबर, मेजर सोर्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, और यहां पर था तो हम ये टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये वाला एप्लीकेशन जो है मेजर सोर्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, के एरोमेटिक कंपाउंड्स के प्रोडक्शन के लिए या हासिल करने के लिए कोयल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सोर्स है, या मेजर बहुत बड़ा सोर्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए। तो ये यूजेस हैं या एप्लीकेशंस भी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वन, पावर जनरेशन के लिए कोयल जो है ये सुटेबल होता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, या लार्जेस्ट और चीपर सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये वाला एप्लीकेशन है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम हासिल करते हैं कोयल से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें बहुत ज़्यादा और भी जो टॉपिक्स हैं वो रह चुके हैं। फॉसिल फ्यूल्स में फिर आता है नेचुरल गैस आता है, पेट्रोलियम आता है, ठीक है जी। और तो वो मैं भी कि लेक्चर नंबर 35 में या 36 में आपको मिल जाए। आपने टॉपिक को सही तरीके से देखना है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप जो है जल्द अज जल्द जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनसे नोटिफाई हो जाए, आपको पता चले कि लेक्चर जो है वो हमें मौसूल हुआ है, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।